आदि मानव ने जब एक पत्थर पर दूसरा पत्थर मारा तो अग्नि की चिंगारी फूट पड़ी और महत्वपूर्ण आविष्कार हाथ लगा, आग जलाने की कला। वन्य पशुओं की भांति नंग धड़ंग घूमने वाले आदि मानव को जीवन यापन के लिए एक आवश्यक साधन उपलब्ध होते ही कौतूहल बढ़ा। कौतूहल ने बुद्धि के सदुपयोग और पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया। सभ्यता की ओर असभ्य मानव के प्रयास चल पड़े और तब से लेकर अब तक एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध होते गए। जीवन यापन के लिए अनेकानेक विद्याओं, भोजन पकाने, वस्त्र बनाने, मकान विनिर्मित करने जैसी आवश्यक जानकारियों से लेकर छोटे मोटे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के निर्माण तक की कलाएं विकसित हुईं। ये विधाएं एवं कलाएं मानवीय विकास में असामान्य रूप से सहयोगी सिद्ध हुईं। कला एवं तकनीक जब तक विकेंद्रित थी और मनुष्य की सहचारिणी थी, उसके श्रम कौशल को बढ़ाने में सहायक थी, जब तक मनुष्य जाति के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। तकनीकी साधन उस सीमा तक सार्थक हैं जब तक वे मनुष्य को श्रमशील और कौशल युक्त बनाते हैं तथा अधिक से अधिक व्यक्ति उनसे लाभान्वित होते हैं। जो तकनीक एवं विकास के साधन मनुष्यों के हाथों से श्रम और उसका कौशल छीनकर विशालकाय मशीनों, कारखानों में केंद्रित कर दें, वो कालांतर में समाज का हित नहीं अहित करती हैं और अनेकानेक समस्याओं को जन्म देती हैं। पिछले दिनों यही हुआ। प्रगतिशील कहे जाने वाले देशों में उत्पादन बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण की होड़ चली। उत्पादन बढ़ा, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस सत्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि मनुष्य के हाथों से श्रम और कौशल को छीनकर दैत्याकार मशीनों में सिमटा दिया गया। सीमित आबादी वाले देशों में जहां की बेकारी, गरीबी की समस्या नहीं है, वहां तो एक सीमा तक उनकी भौतिक प्रगति में सहायक सिद्ध हुआ। यद्यपि एकांकी भौतिकता से उत्पन्न अनेकानेक अभिशाप तो उनके साथ में जुड़ गए, किंतु जिन देशों की आबादी अधिक है, गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जो ग्रस्त हैं, उनके लिए तो ये अंधानुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक हानिकारक सिद्ध हुई। देश की आर्थिक प्रगति के लिए ये योजना ही अधिक सफल हो पाती है जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचता हो। यंत्र उस सीमा तक सहयोगी हैं जहां तक वे सामूहिक प्रगति में सहायक हों। प्रगति मात्र उत्पादन बढ़ने से नहीं होगी, वरन इस तथ्य पर अवलंबित है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के श्रम एवं कौशल का सदुपयोग हो, जिसके माध्यम से अधिक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकें। अर्थनीति की सफलता ऐसे ही साधनों पर अवलंबित है जिनमें इस तथ्य को ध्यान में रखा गया हो। नीति मात्र उत्पादन की रही हो तो वो कुछ सीमित व्यक्तियों, जिनके हाथों में ऐसे औद्योगिक साधन हैं, को तो लाभ पहुंचा सकती है, सार्वजनिक और सर्वतोमुखी सामाजिक प्रगति का आधार नहीं बन सकती। जिन देशों में गरीबी और बेकारी की समस्या नहीं है, उनके लिए भी औद्योगिकरण अंततः हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्रदूषण एवं इससे उत्पन्न अनेकानेक रोग तो इन दिनों बहुचर्चित हैं ही। सबसे बड़ी हानि ये हुई है कि यांत्रिक जीवन क्रम में वहां के निवासी सहज प्रकृति अनुकूल जीवन से दिन प्रतिदिन दूर हटते चले गए हैं और स्वाभाविक सहज जीवन क्रम से उपलब्ध होने वाले आनंद उनके लिए दुर्लभ हो गए हैं। इस समस्या से चिंतित प्रसिद्ध विचारक टॉमस एक्विनस ने अपनी व्यथा इन शब्दों में व्यक्त की है। मनुष्य दिमाग और हाथों वाला प्राणी है, जिससे सबसे अधिक आनंद अपने दिमाग और मस्तिष्क की सहायता से किए जाने वाले सृजनात्मक, उपयोगी और उत्पादक काम करने से मिलता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की उपेक्षा होती जा रही है। दस्तकारी से अपने कौशल के उपयोग द्वारा आनंद प्राप्त करने की तुलना में समृद्ध बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये इस सीमा तक बढ़ चली है कि मनुष्य सोचने लगा है कि उसे इतना धनवान होना चाहिए कि थोड़ा भी श्रम न करना पड़े। निस्संदेह ये स्थिति यंत्रीकरण की पराकाष्ठा होगी, जिसके द्वारा श्रम तो नहीं करना होगा, किंतु मनुष्य का पुरुषार्थ एवं कौशल कुंठित होकर जड़वत हो जाएगा।
प्रकारांतर से ये विकास का नहीं, पराभव का चिन्ह होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं विचारक E.F. शूमाकर लिखते हैं कि हाथ और मस्तिष्क के सदुपयोग से किए जाने वाले पुरुषार्थ से जो आनंद और संतोष की प्राप्ति हो सकती थी, मशीनीकरण ने मनुष्य को उससे वंचित कर दिया है। लगभग सारा ही उत्पादन एक अमानवीय और अप्राकृतिक प्रक्रिया बनकर रह गया है, जिससे आदमी को किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का बोध नहीं होता, उल्टे वो शून्यता अनुभव करता है। कारखाने से निर्जीव वस्तुएं तो बन संवर कर निकलती हैं, किंतु मनुष्य अपनी मौलिकता से उतना ही दूर हटता जाता है। प्रगतिशील कहे जाने वाले औद्योगिक राष्ट्रों में यह स्थिति सर्वत्र देखी जा सकती है। यंत्रीकरण से मनुष्य भी यंत्र की भांति बन गया है। फलस्वरूप जीवन उबाऊ, नीरस और बोझ भरा प्रतीत होता है। अपनी भाव संवेदना एवं सहजता को खो देने से वो अंतरंग के संतोष और आनंद की उपलब्धियों से वंचित हो गया है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है इन देशों में बढ़ते हुए मानसिक रोगियों की संख्या, जो प्रकारांतर से शांति, संतोष एवं आनंद के बदले खरीदी गई संपन्नता के ही अभिशाप हैं। समृद्धि की उपलब्धि के बावजूद भी पश्चिम की इस स्थिति को देखकर वहां के अधिकांश विचारक चिंतित हैं और कुछ कारगर हल ढूंढने में लगे हैं। अर्थशास्त्री शूमाकर ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं, जो औद्योगिकरण के संदर्भ में हैं तथा हर देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि औद्योगिक नीति ऐसी हो जो प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर हो। वे छोटे पैमाने पर काम करने के लिए उपयुक्त हों, मनुष्य की सृजनात्मक प्रवृत्तियों के अनुकूल तथा विकास में सहायक हों। ये सब बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना द्वारा नहीं, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की प्रतिष्ठापना से ही संभव है। ऑल्डोस हक्सले उस तकनीक एवं औद्योगिक नीति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे, न कि उनके हाथों से काम छीनकर विशाल यंत्रों में केंद्रित कर दे। उनका कहना है कि इससे न केवल मानवीय श्रम का सदुपयोग, रोजगार और सृजनात्मक प्रवृत्तियों के विकास का अवसर मिलेगा, वरन सुख और संतोष की दृष्टि से भी आज की तुलना में मनुष्य की स्थिति कहीं श्रेष्ठ होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पैदा होने वाली विषाक्तता एवं पर्यावरण असंतुलनों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रोफेसर लियोपोल्ड कोट लिखते हैं कि स्थायी प्रगति उत्पादन के आधार पर नहीं आंकी जाती, वरन समग्र जीवन को प्रभावित एवं विकसित करने वाले तत्वों से आंकी जाती है। बड़ी मशीनें उत्पादन तो बढ़ाती हैं, किंतु उसी अनुपात में बेकारी को जन्म देती हैं तथा मानवीय कौशल को नष्ट कर देती हैं। उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। मेरे विचार से छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में इन समस्याओं से बचाव होगा। इन इकाइयों में लगी पूंजी की लागत की उच्चतम सीमा उतनी होनी चाहिए जितनी कि एक कुशल प्रवीण श्रमिक की वर्ष अथवा 2 वर्ष की कमाई होती है। अर्थात यदि एक श्रमिक 2 वर्ष में 10,000 रुपये कमाता है तो छोटे उद्योग में लगने वाली पूंजी 10,000 रुपये के लगभग होनी चाहिए। इस नीति से बड़े उद्योगपतियों के ऊपर श्रमिकों की पराधीनता घटेगी, साथ ही श्रम, पूंजी और उद्योगों के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रमिक और उद्योगपतियों के बीच चलने वाला शोषण का क्रम बंद होगा। आपसी मनमुटाव एवं इनसे उत्पन्न होने वाले संघर्ष तथा हड़तालों से प्रतिवर्ष होने वाली व्यापक क्षति रुकेगी। अमीर और गरीब के बीच दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई खाई पटेगी और समाजवाद का, मानवतावाद का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। इसी तथ्य को प्रख्यात अर्थशास्त्री डोरोथी एल सेयर अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं कि श्रम के यंत्रीकरण की अपेक्षा मानवीकरण करने की दिशा में सोचने एवं स्थायी कदम उठाने से ही प्रगति टिकाऊ बन सकती है। पूंजीवादी देश और पूंजीपति इस नीति के सर्वथा विरोधी होते हैं। फलस्वरूप उनके प्रयास यंत्रीकरण की दिशा में ही नियोजित रहते हैं ताकि अधिकाधिक व्यक्तिगत लाभ कमाया जा सके। इसका परिणाम ये हुआ है कि वे समृद्ध तो बनते जा रहे हैं,
किंतु अपनी मानवोचित विशेषताओं से उतने ही दूर हटते जा रहे हैं। उल्टे चल रहे इस प्रवाह को उल्टा न गया तो वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य का मूल्य एक यंत्र से भी कम हो जाएगा, क्योंकि भौतिक मूल्यांकन की दृष्टि से यंत्र कहीं अधिक उत्पादन करने वाला होगा अपेक्षाकृत मनुष्य के। समृद्ध देशों के मूर्धन्य अर्थशास्त्री विचारक प्रगति की एकांकी औद्योगिक अर्थनीति, जिससे मात्र उत्पादन बढ़ता हो किंतु मनुष्य की मौलिक विशेषताएं, कला, कौशल एवं संवेदनाएं नष्ट होती हों, को देखकर चिंतित हो रहे हैं। कई देशों में नए सिरे से औद्योगिक नीति निर्धारित करने तथा पुराने ढर्रे में आमूलचूल परिवर्तन करने के विषय में गंभीर विचार किया जा रहा है। ये तो समृद्ध और संपन्न देशों की स्थिति है, जहां बेकारी और गरीबी की समस्या तो नहीं है, किंतु औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और उन दूरगामी दुष्परिणामों को जो मानवीय गरिमा का अवमूल्यन करते हैं के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अविकसित, गरीबी एवं बेकारी से ग्रस्त राष्ट्रों के लिए तो समृद्ध देशों की औद्योगिकरण की अंधानुकरण की नीति और भी अधिक घातक है। जो गरीब एवं पिछड़े हुए हैं उनके लिए तो ऐसी प्रौद्योगिकी जो उत्पादन तो बढ़ाती है किंतु मनुष्य के हाथों से उसका श्रम छीनकर दैत्याकार मशीनों के हाथों में सौंप देती है, अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुई है। बहुत समय पूर्व कार्ल मार्क्स जैसे विचारक ने भी इस खतरे को अनुभव किया था। वे लिखते हैं कि हम उत्पादन को उपयोगी वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहते हैं। यदि इस सीमा रेखा का उल्लंघन किया गया तो बेकारी बढ़ेगी, जो प्रगति की नहीं अवगति का कारण बनेगी। महात्मा गांधी ने भी इस सत्य को अपने शब्दों में व्यक्त किया था कि दुनिया के गरीब लोगों की सहायता बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली विशालकाय मशीनों को बढ़ाकर नहीं, उनको बड़ी संख्या में उत्पादक कार्यों में लगाकर ही की जा सकती है। भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं विद्वान आर.एच. कैस्ने का कहना है कि भारत को विशालकाय औद्योगिक नीति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। दूसरे देशों में चल रही इस होड़ का अंधानुकरण प्रगति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकेगा। उल्टे बेकारी और बेरोजगारी अधिक बढ़ेगी। यहाँ के लिए छोटे छोटे कम ऊर्जा से चलने वाली कुटीर एवं गृह उद्योग ही प्रगति में सहयोगी बन सकते हैं। शहरी बड़े उद्योगों और कारखानों की ओर ताकते रहने की अपेक्षा असली भारत की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जो छोटे देहातों में बिखरा पड़ा है। इसके लिए सिंचाई, भूमि विकास, वन विकास, विद्युतीकरण, गृह निर्माण, सड़क निर्माण, पशु व्यवसाय, पेयजल पूर्ति, लघु उद्योग विकास जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह कार्य नौसिखिए बाबू लोगों की कागजी घुड़दौड़ और ठेकेदारी के नए स्रोत खोल देने भर से पूरे नहीं हो सकते। इन कार्यों पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, पर उसका परिणाम देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि इस प्रयोजन में लगे हुए श्रम, बुद्धि, धन तथा साधनों का ठीक उपयोग हो गया। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के लिए अपने अपने ढंग से जो प्रयत्न हो रहे हैं, उनके बाहरी स्वरूप में नुक्ताचीनी करने की गुंजाइश नहीं है, पर एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है। वो है सच्चाई और तत्परता की कमी। ये तत्व जब तक पैदा न किया जाएगा, प्रचुर प्रयास और असीम साधन होते हुए भी कोई कहने लायक सफलता के लिए स्वप्न देखते हुए प्रतीक्षा में बैठा रहना पड़ेगा। साधन स्वल्प होने से भी काम चल सकता है। आवश्यकता चरित्र और निष्ठा की है। इस दिशा में मार्गदर्शन उन्हें करना चाहिए जिन्हें नेतृत्व का अवसर प्राप्त है। उचित और सरल यही है कि अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा सुरक्षा तक के सभी क्षेत्रों में लोक नायकों की असंदिग्ध ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता काम करे। तब नौकरशाही की वे चालें भी निरस्त हो जाएंगी जो सरकारी धन और जनता की सुविधा से खिलवाड़ करती रहती हैं और प्रगति के रथ को आगे बढ़ने देने की अपेक्षा पीछे ही घसीटती हैं। असावधान नेतृत्व जनता में नवचेतना उत्पन्न नहीं कर सकता और असावधान जनता पर से असावधान नेतृत्व का लदा भार हल्का नहीं हो सकता। हमें सर्वतोमुखी सतर्कता
और प्रखरता उत्पन्न करनी होगी, जिसका सबसे पहला कदम होगा चरित्र निष्ठा की पुनः प्राण प्रतिष्ठा। ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा किए बिना हम आर्थिक प्रगति का स्वप्न पूरा न कर सकेंगे। देश की समृद्धि एवं समुन्नति में ये दूरदर्शी नीति ही सफल हो सकती है। इससे मात्र बेकारी समस्या का हल ही नहीं, उन खतरों से भी बचाव होगा जिनसे इन दिनों औद्योगिक राष्ट्र अत्यंत चिंतित हैं, जिससे सबको भरपूर श्रम करने, अपने बुद्धि कौशल को नियोजित करके आंतरिक संतोष, प्रसन्नता एवं आनंद की अनुभूति करने का सुअवसर मिले। ऐसी औद्योगिक नीति ही सफल एवं सार्थक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।